आज जो हम करने वाले हैं वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करने वाले हैं। देखिए, देखो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम करंट की वैल्यू और करंट का डिटेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? डिटेक्शन। बट एक खास बात यह है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है, जो करंट की जो वैल्यू मेजर करता है, वो माइक्रो वैल्यू में करता है, यानी माइक्रो एम्पियर। अब ये माइक्रो एम्पियर मतलब क्या हुआ? 10⁻⁻⁶। ये बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है। इसलिए हम मेनली ये मान के चलते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? गैल्वेनोमीटर सिर्फ करंट को डिटेक्ट करता है। करंट को डिटेक्ट करने का मतलब क्या है? ये करंट को क्या करेगा? सेंस। सेंस मतलब कि करंट है भी या नहीं भी है। ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट ये कि करंट को सेंस तो करेगा ही करेगा और साथ के साथ करंट की डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा? डायरेक्शन। अगर जैसे मान के चलिए आप करंट किसी भी सर्किट के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, इस तरीके से गैल्वेनोमीटर पे रीडिंग होती है 1 2 3 4 या 0 1 2 3। तो अगर मान के चलिए कि करंट आपका लेफ्ट टू राइट ज्यादा है किसी सर्किट में, इस टाइप का सर्किट है कोई, है ना, इस टाइप का कोई सर्किट है और ये पॉजिटिव टर्मिनल करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो हमने कहा कि गैल्वेनोमीटर इस तरीके से डिफ्लेक्शन देगा। बट जैसे ही आप बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर दोगे, यानी पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव बना दोगे, इस तरीके से कर दोगे, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होएगी तो गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है, वो गैल्वेनोमीटर भी अपना डिफ्लेक्शन जो होगा वो एकदम चेंज कर देगा। आपको क्लियर है वो पॉइंट? तो गैल्वेनोमीटर जो होती है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट की वैल्यू डिटेक्शन करता है, बट लेकिन वैल्यू बहुत कम मेजर करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को सेंस करता है। क्या करता है? सेंस। यानी कि वैसे तो एक सिंपल डिवाइस भी होती है जो करंट को सेंस करने का काम करती है, वैल्यू भी निकालती है, एमीटर। बट लेकिन वो भी किसका एक पार्ट है? गैल्वेनोमीटर का ही। अमीटर भी हम गैल्वेनोमीटर का ही यूज करके करते हैं, ठीक है। तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। अच्छा, मूविंग कॉइल का मतलब क्या है? मूविंग कॉइल का मतलब है कि यहाँ पे एक कॉइल होगी जो किसी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगी? रोटेट करेगी, ठीक है। तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हम स्टार्ट करते हैं। क्या करता है? करंट की डायरेक्शन बताता है, करंट की सेंस करता है, ठीक है, कि करंट सर्किट में है भी या नहीं। वैल्यू भी निकाल सकता है, बट लेकिन बहुत कम वैल्यू का करंट निकालता है, इसलिए हम उसको नहीं मेजर करते। हम सिर्फ ये बोलते हैं कि मूविंग कोई गैल्वेनोमीटर इस डिवाइस है जो किसी भी सर्किट के अंदर करंट को सेंस करता है, करंट की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, आइए। डायग्राम देखिए इसका, क्या डायग्राम होता है इसका। देखो, यहाँ पे जो हम डायग्राम के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, वो एक सर्कुलर टाइप मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है बेटा? सर्कुलर टाइप मैग्नेटिक फील्ड। ये इस तरीके से सर्कुलर टाइप मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा क्या है? साउथ पोल। और यहाँ पे एक हम स्प्रिंग कनेक्ट करेंगे। ये एक स्प्रिंग कनेक्ट होता है यहाँ से, और इसके बीच में यहाँ एक हम कॉइल यूज करते हैं। ये ऐसे कॉइल यूज होती है, और इस कॉइल, ये सॉफ्ट आयरन कोर की होती है। किसकी होती है बेटा? सॉफ्ट आयरन कोर। ये इस तरीके से कॉइल होगी, इस पे n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वायर के। n नंबर ऑफ टर्न्स हम वायर के इसके ऊपर बाउंड करके रखेंगे, ठीक है। और एक तरफ से हम इनपुट देंगे, और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने कहा कि इनपुट टर्मिनल T1 और दूसरा क्या है? टर्मिनल T2। यहाँ से क्या होगा? करंट जाएगा I, ठीक है। और जो इसके आगे ये ना कुछ इस तरीके से होता है। देखो, ये तो सर्कुलर कॉइल है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ये मेरे पास सॉफ्ट आयरन कोर है। सॉफ्ट आयरन के ऊपर हमने क्या कर रखा है? सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर ये करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि वायर को हमने n नंबर ऑफ टर्न्स दे करके इस तरीके से वायर्स को निकाल लिया। इस वायर के अंदर हम करंट दे रहे हैं, और इसको हमने किसी एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर रखा है। किससे कनेक्ट कर रखा है? स्प्रिंग से। इसका भी एक सेंस है, स्प्रिंग से क्यों कनेक्ट कर रखा है वो भी बताएंगे। और ये जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स के आगे ऐसे पॉइंटर लगा हुआ होता है इस तरीके से, ठीक है। और जैसे ही हम जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर को जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो,
तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? टॉर्क। क्या प्रोड्यूस करता है? टॉर्क। और टॉर्क की वजह से ये क्या करता है? रोटेट। क्या करता है? रोटेट। तो रोटेट जब ये करता है तो उसके साथ साथ स्प्रिंग भी रोटेट होती है, और जब ये रोटेट होता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि स्प्रिंग के ऊपर प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क और इसके ऊपर प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर होने वाला टॉर्क जब आपस में इक्वल हो जाती है तो हमें वैल्यू मिलती है, हमें रीडिंग मिलती है। ठीक है, रीडिंग कैसे मिलती है? यहाँ ये है ना, ये पॉइंटर जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये यहाँ पे इस तरीके से स्केल लगा होता है, ये इस तरीके से रोटेट करता है। ठीक है, तो अब मैं इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो बता नहीं सकता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं बना रहा हूँ मैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे इस तरीके से पॉइंटर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपको। और यही देखो, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये कॉइल, और कॉइल के सामने पॉइंटर लगा होता है इस तरीके से। और जब ये रोटेट करता है ना तो इस तरीके से रोटेट करता है। तो यानी ये जो स्केल है वो भी एक हॉरिजॉन्टल पार्ट में ही है, हॉरिजॉन्टल के अंदर ये एक स्केल बना हुआ है, बट लेकिन ये डायग्राम 2D है इसलिए हम ऊपर की तरफ इसको शो कर रहे हैं। आप याद रखिएगा पॉइंटर यहाँ पे है, ठीक है ना, पॉइंटर इस जगह है, इस जगह। तो हमने यहाँ स्केल बना लिया 0 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। और नॉर्मल कंडीशन में जब कोई भी करंट नहीं होगा तो पॉइंटर होगा यहाँ, जब नॉर्मल कंडीशन में जब कोई भी करंट नहीं होगा। अब देखिए होता क्या है, देखो जब हमने देखा कि हम जानते हैं जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, हम यहाँ से इसको करंट दे रहे हैं और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने जब इसे प्लेस किया है तो इस पर टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा? टॉर्क। और टॉर्क की वैल्यू होती है टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा, इस पूरे पार्ट को जब हम ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाई वी आर यूजिंग सर्कुलर कॉइल्स। हमने सर्कुलर कॉइल या सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज की? सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड इसलिए यूज कर रहे हैं हम जिससे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे सबसे ज्यादा हो। इस वाले पोर्शन पे देखो कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। ठीक है, क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि हम सेंटर पे ना, इस पोर्शन पे, इस रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम हम यहाँ पे टॉर्क डेवलप करना चाह रहे हैं जिससे वो ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव बने, एक छोटी सी वैल्यू के लिए भी फुल डिफ्लेक्शन शो करे। इसलिए हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होता है तो उस पर टॉर्क लगता है, और टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मैग्नेटिक फील्ड के। तो इसलिए हम इस मैग्नेटिक फील्ड को पावरफुल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, अच्छा एक चीज और, जब आप इस वाले पोर्शन को ऊपर से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक स्पेशल टाइप का मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसे हम बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जहां पे एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल हमेशा 90 रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से समझना। 90 किस किस के बीच में? एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो बेटा इसको ध्यान से देखो, इस कॉइल को हमने इसके अंदर देखा, इस कॉइल को मैंने सर्कुलर यहाँ बना लिया, बट यहाँ पे क्या n नंबर ऑफ टर्न जो है मैं इसको बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे कैसे 90 रहेगा, कैसे एंगल 90 रहेगा। देखो मान के चलो कि वो कॉइल इस तरीके से रखे हैं यू करके, ठीक है, यानी ये जो है वो मैंने इस तरीके से प्लेस की है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो यू करके जा रहा है क्योंकि सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से जाएगा, नहीं ऐसे करके। देखो जब आप इसे देखेंगे ये, तो ये यू करके है इस तरीके से, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके परपेंडिकुलर ऐसे जा रही है। ये देखो आप, मैग्नेटिक फील्ड ये जा रही है यू करके, ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, और एरिया ऐसे है, ये एरिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो एंगल कितना हुआ? 90। कितना हुआ बेटा? 90। ठीक है, तो
एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना 90। अब मान के चलो कॉइल ये ऐसे थी, अभी ऐसे घूम गई, यानी अगर इस पॉइंट पे आ गई, इस पे, तो इस पे भी देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही तो जा रही है, ये देखो, है ना। तो इस बार एरिया इस डायरेक्शन में है, एरिया ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, एंगल अब भी कितना है 90। एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसमें एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल हमेशा 90 रहता है, उसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम इसलिए प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसपे टॉर्क मैक्सिमम से मैक्सिमम रहे। तो थीटा यहाँ पे कितना हो बेटा 90, तो टाउ इज इक्वल टू NIAB। यह है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब जैसे जैसे ये रोटेट होगा, क्योंकि भाई इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये रोटेट होगा, अब जैसे जैसे रोटेट होगा तो स्प्रिंग भी है भाई, स्प्रिंग भी इसके साथ कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग के अंदर भी क्या प्रोड्यूस होगा, एक टॉर्क डेवलप होगा, और उस टॉर्क की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, उस टॉर्क की हम वैल्यू को बोलते हैं हम कोरोस। ये जो टॉर्क इस पे डेवलप हो रहा है स्प्रिंग के ऊपर, इस स्प्रिंग को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क बोल सकते हैं, या फिर काउंटर टॉर्क भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये टॉर्क ये रोटेट हो रहा है, ये देखो ये कॉइल रोटेट हो रही है इस तरीके से, स्प्रिंग इससे कनेक्ट है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो रीस्टोरिंग टॉर्क इस स्प्रिंग पे डेवलप हो रहा है वो, और इस कॉइल पे जो टॉर्क डेवलप हो रहा है वो जब आपस में इक्वल हो जाएंगे तो रोटेट करना बंद कर देगा, है ना। इस तरीके से देखो, ये तो करंट कैरिंग कंडक्टर कॉइल है, ये स्प्रिंग कनेक्ट है, तो जब ये रोटेट करेगा तो इस स्प्रिंग पे भी टॉर्क डेवलप होगा और इस पे भी टॉर्क डेवलप हो रहा है, और जहाँ पे भी दोनों मोशन करना बंद कर देंगे, यानी टॉर्क जहाँ पे इक्वल हो जाएगा वहीं पे हमें क्या मिलेगी, रीडिंग मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा, रीडिंग। तो कितना टॉर्क डेवलप हो रहा है स्प्रिंग पे, जो स्प्रिंग पे जो भी टॉर्क डेवलप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फाई के। फाई मतलब एंगल, कितने एंगल पे वो रोटेट कर रहा है। जैसे ही डायरेक्टली ये किसके लिए, स्प्रिंग के लिए, जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन आता है कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है के, यानी इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं टोरोजनल। क्या बोलते हैं इसे बेटा, टोरोजनल कांस्टेंट। तो यानी उस पे कितना टॉर्क डेवलप हुआ कॉइल पे, NIAB। स्प्रिंग पे कितना डेवलप हुआ, K5। तो यहां से बेटा फाई कितना हो, फाई इज इक्वल टू NIAB अपॉन K, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे इस पूरे गैल्वेनोमीटर में, तो जो नंबर ऑफ टन्स है, इसके ऊपर जो नंबर ऑफ टन्स है वो कांस्टेंट है ना। जो एरिया है इस कॉइल का, एरिया भी क्या है बेटा, कांस्टेंट। इसको जिस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जहां प्लेस किया है वो भी कांस्टेंट है ना। और के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो वो भी कांस्टेंट है। यानी अगर आप देखोगे तो NI, ये N, इस I को छोड़ के बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। NAB अपॉन K पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो वैल्यू है फाई की, वो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, I के। यानी जितना ज्यादा करंट इसके अंदर फ्लो करेगा, जितना ज्यादा आप करंट इसके अंदर दोगे उतना ही ज्यादा ये क्या करेगा, डिफ्लेक्शन। क्या करेगा, डिफ्लेक्शन। बात समझ में आ रही, ठीक है। इससे आगे चलते हैं। तो हमने अभी अभी क्या देखा है, हमने देखा है कि स्प्रिंग टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल। तो स्प्रिंग पे कितना टॉर्क डेवलप हो रहा था, K5। इस पे कितना डेवलप हो रहा है, NIAB। तो फाई इज इक्वल टू NIAB अपॉन K। बेटा ये करंट के लिए कितना सेंसिटिव है, तो यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करी जाती है जिसको हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं बेटा, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी मतलब ये छोटे से वैल्यू के करंट के लिए भी, मान के चलो आप 0.01 एम्पियर के लिए भी कितना ज्यादा सेंसिटिव है, उसको फाइंड करने के लिए, उस टर्म को देखने के लिए कितना ज्यादा सेंसिटिव है, यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसका नाम क्या है बेटा, करंट सेंसिटिविटी। अब देख, करंट सेंसिटिविटी हम रिप्रेजेंट करते हैं IS से, और इसका मतलब होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट।
यानी जितना भी डिफ्लेक्शन हो रहा है उसको अगर टोटल करंट से मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, करंट सेंसिटिविटी। यानी आई एस इज इक्वल टू फाइव कितना था, एन आई ए बी अपॉन के, और अपॉन में कितना आई से आई कैंसिल, तो करंट सेंसिटिविटी एन ए बी अपॉन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट सेंसिटिविटी। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो करंट सेंसिटिविटी जो है, देख नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है, के के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है, के। बेटा ये जो के होता है इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब देखो, ये स्प्रिंग जितना ज्यादा लूज होगी ना उतना के की वैल्यू कम होगी, जितना ज्यादा लूज होगी उतनी के की वैल्यू क्या होगी, कम। ये ढीली, जितनी बहुत ढीली सी स्प्रिंग होती है, ठीक है, तो जितना स्प्रिंग लूज होगा उतना के की वैल्यू क्या होगी, कम, और के अगर कम हुआ तो करंट सेंसिटिविटी क्या होगी, ज्यादा। तो इसलिए जब भी हम गैल्वेनोमीटर की फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पे जो आप ये स्प्रिंग लेते हो बहुत लूज स्प्रिंग लेते हैं, बिल्कुल लूज स्प्रिंग, बिल्कुल लूज। लूज लेने का रीजन ये है कि के की वैल्यू कम होगी तो करंट सेंसिटिविटी क्या होगी बेटा, ज्यादा। एक टर्म और डिफाइन करते हैं यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी को Vs से रिप्रेजेंट करते हैं, और वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। यानी जितना डिफ्लेक्शन हो रहा है अगर उसको वोल्टेज से डिफाइन कर दूंगा, मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे वोल्टेज सेंसिटिविटी मिलेगा। यानी Vs इज इक्वल टू फाइव कितना था हमारे पास, एन आई ए बी अपॉन के। भाई मैंने फाइव की जगह फाइव की वैल्यू रख दी, और V किसके इक्वल होता है, आई आर के, आई से आर कैंसिल, तो Vs इक्वल टू एन ए बी अपॉन के आर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो Vs भी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर के, स्प्रिंग कांस्टेंट के। देख नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, तो Vs किसके डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर के, यानी रेजिस्टेंस। नहीं रेजिस्टेंस कांस्टेंट है बेटा, रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्प्रिंग कांस्टेंट के। इसलिए लूज स्प्रिंग लिया जाता है क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट जितना कम होगा उतना ही हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, जितना स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा उतनी ही करंट सेंसिटिविटी क्या होगी, ज्यादा। दैट्स व्हाई द रीजन वी टेकिंग के वेरी वेरी लेस, स्प्रिंग हम इसलिए लूज लेते हैं, ठीक है। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम करंट की सेंसिटिविटी मेजर करते हैं, मतलब करंट मेजर करते हैं, करंट को सेंस करते हैं, करंट की डिटेक्शन करते हैं, डायरेक्शन देखते हैं। इसके अंदर मूविंग कॉइल इस तरीके से सर्कुलर कॉइल्स होती हैं, सर्कुलर कॉइल के अंदर हम कॉइल रखते हैं, मूविंग कॉइल रखते हैं, एक डिवाइस होती है, सॉफ्ट आयरन कोर का बना होता है जिससे ये बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज्ड हो जाए, इस पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। यहाँ पे हम ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स करके कंसिस्ट करके रखते हैं, स्प्रिंग से कनेक्ट करके रखते हैं, और आगे की तरफ कॉइल के आगे की तरफ ऐसे पॉइंटर होता है इस तरीके से। जब ये टॉर्क लगता है तो इस तरीके से मोशन करते हैं। हमने देखा कि इस पे कितना टॉर्क डेवलप होता है, NIAB। इस स्प्रिंग के ऊपर कितना टॉर्क डेवलप होता है, K5। दोनों टॉर्क को आपस में इक्वल रखा, फाई निकाला, और फाई जो है, फाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई के। जितना ज्यादा करंट होगा उतना डिफ्लेक्शन होगा। फिर हमने करंट सेंसिटिविटी डिफाइन करी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, करंट सेंसिटिविटी वैल्यू रखी, IS का फॉर्मूला है NAB अपॉन के। स्प्रिंग जितना ज्यादा लूज होगी उतना के की वैल्यू कम, और करंट सेंसिटिविटी उतनी क्या होगी, ज्यादा। आपकी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दे रखा है, इनसाइड एक्सरसाइज में, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है बेटा।